स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर एक बार फिर। कल जब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 5 राज्यों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर रहे थे, तो उसके बाद में परंपरा के मुताबिक पत्रकारों को भी उनसे कुछ सवाल पूछने का मौका मिला। शायद 5 सवाल पूछने का उन्हें मौका मिला। उन्हीं में से एक पत्रकार ने एक सवाल उनसे पूछ दिया, जो सवाल वो सुनना नहीं चाहते थे। वो ये था कि जब टीएन शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उस वक्त चुनाव आयोग की साख बहुत अच्छी थी। वो साख चुनाव आयोग दोबारा कब प्राप्त करेगा? जाहिर है कि इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो उसको टाल गए, इधर-उधर की कुछ और बातें करते रहे। लेकिन ये तो सवाल है ही बिल्कुल केंद्र में कि भारत के मौजूदा चुनाव आयोग का हमारी चुनाव प्रणाली से और सत्ताधारी दल के साथ में और विपक्षी दलों के साथ में किस तरह के संबंध हैं? क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके बारे में हम लोग न जाने कब से विचार कर रहे हैं और जब तक इसका कोई ठोस समाहार नहीं हो जाता, इस पे विचार जारी रहेगा। जैसा कि हमने बिहार के चुनाव में थोड़ी-सी भूमिका रख देता हूँ, जैसे बिहार के चुनाव में देखा, मैं ये मानता हूँ और बहुत से मेरे विश्लेषक दोस्तों ने भी इसकी तस्दीक की है कि बिहार चुनाव के जो नतीजे हुए, उसमें भाजपा भारतीय जनता पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो 50% श्रेय तो केवल चुनाव आयोग को दे। जिस तरीके से वहाँ जीविका दीदियाँ लगाई गईं, जिस तरीके से उनको 10-10 हज़ार रुपए औरतों के खाते में डालने की इजाज़त दी गई, जिस तरीके से विश्व बैंक के खाते में से रुपए निकल के पहुँचे वहाँ पर, वगैरह-वगैरह वैसे बहुत से काम हैं जो कि दूसरे दूसरे दलों को इस प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त होती, जो कि एनडीए को प्राप्त हुई, नीतीश कुमार सरकार को प्राप्त हुई। तो चुनाव आयोग की भूमिका फिर इन 5 राज्यों के चुनावों में भी होगी, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया भी सभी जगह चली रही है। चुनाव आयोग इस खास तरह के मुकाम पर खड़ा हुआ है, जहां वो चुनावों को एसआईआर की प्रक्रिया और अन्य निर्णयों से बहुत गहराई से प्रभावित कर सकता अभय जी, है। ऐसा है कि आप गोदी मीडिया से ये अपेक्षा ना करें कि गोदी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेगा। आजकल हम जिससे मुखातिब हैं वो गोदी इलेक्शन कमीशन है, जैसे गोदी मीडिया है, और इन दोनों में साठगांठ है। कोई सवाल नहीं पूछता। देखिए, आप जैसे और हम जैसे विरले लोग हैं जो खड़े होकर पूछ लेते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी आवाज जो है, आवर वॉइस इज इन विल्डरनेस, लेकिन विल्डरनेस के बावजूद भी कहीं जंगल के बाहर 2-4 खड़े लोगों को मिल जाती है हमारी आवाज। हम ये पूछना चाहते हैं इस इलेक्शन कमीशन से कि भाई तुम्हारे खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पेंडिंग है, 190 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें 100 से ज्यादा जो है लोअर हाउस के हैं और 60 के से ज्यादा अपर हाउस के जी। इसके बावजूद भी आप क्यों इतनी हठधर्मी से, मैं शब्द तो बेशर्मी इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन मैं कहता हूं कि हट से आप अभी भी इस इलेक्शन कमीशन को इस इलेक्शन को आप नेविगेट करना चाहते हैं। आप किस मुंह से वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे थे, किस मुंह से? और अकेले ही करते हो आप, बाकी आपके जो बैठे रहते हैं, आर दे देयर टू नॉट देयर हेड्स इन अप्रूवल? यानी आप तीनों में से कोई मतभेद नहीं है। इसी इलेक्शन कमीशन ने लवासा साहब भी देखे जिन्होंने डिसएग्री किया और अपने पद से त्याग पत्र दिया। हो सकता है जो बाकी दो बैठे हो, शायद उनकी भी आत्मा जाग रही हो, इसीलिए आप उनको बोलने नहीं देना चाहते। दूसरी बात कि एक तो इलेक्शन कमीशन जिसकी फेयर माइंडेडनेस पे, जिसकी इंटेग्रिटी पे, जिसकी ईमानदारी पे, जिसकी निष्पक्षता पे इतने बड़े तबके को अविश्वास है, वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना जो उसका काम है वोटर्स लिस्ट बनाना, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। अरे इसके बाद तो कम से कम त्याग पत्र दे देते ज्ञानेश कुमार। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, देखिए एक इलेक्शन अनाउंस हो गया, जो इलेक्शन वोटर्स लिस्ट बनाना अंदर संविधान किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। आप ईमानदारी से नहीं कर रहे थे, लोग आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने जज साहिबान नियुक्त कर दिए। जो
जेन्युइन डिस्क्रिपेंसीज हैं, लेजिटिमेट डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनकी उनको देखने के लिए कि सही है या गलत है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पे, और लगभग 500 के करीब जो जज साहिबान छोटे लेवल पे नियुक्त हुए हैं, डिप्टी जजेस और जजेस, फुल जजेस, वो अब जो है इसको आपकी क्लियरेंस देंगे कि जो 50 लाख लोग जो अभी बचे हुए हैं, जो वोटर जो है 50 लाख जो अभी बचे हुए हैं वेस्ट बंगाल में, वो वोटिंग राइट्स उनको होंगे या नहीं होंगे वो आप नहीं डिटरमिन करेंगे, वो जो और जो वाया मीडिया सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके जरिए वो होंगे। तो ये अभी यहाँ भी आपकी भद हो गई, आपकी अवमानना हुई एक तरह से। भैया आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अभय जी आप जानते हैं और मैं जानता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके बराबरे का मुकाम है इलेक्शन कमिश्नर्स का, सीईसी का और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का। हालांकि ये सरकार जो है उनके ओहदे को डाउनग्रेड करना चाहती थी, पर जब बहुत बवाल हुआ और फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स ने जब चिट्ठियां लिखी तो उसके बाद वो रोक दिया वो प्रोसेस उन्होंने। शायद इसलिए ये सोच के रोका हो कि इनको तो वैसे ही मना लेंगे, दे विल बी अवर प्रॉक्सीज, जो हम कहेंगे वो मानेंगे। ऐसे इलेक्शन कमीशन की सदारत में, उसकी ओवरसाइट में ये इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में, और ये एक को छोड़कर, असम को छोड़कर, जहां पर एसआईआर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जहां सबसे ज्यादा आरोप थे कि फॉरेनर्स आ गए हैं, वोटर्स लिस्ट में घुस गए हैं, सारा मामला तो वहीं से शुरू हुआ ना, असम से ही शुरू हुआ ना, कि भाई यहाँ पर आ गए हैं और उनको निकालना है वोटर लिस्ट से। और वो हमारे जो वहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, बड़ोले से मुख्यमंत्री, जो वो कहते हैं कि भाई 2 कैटेगरी के मुसलमान हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम है और असमीज मुस्लिम है, और असम में उनकी बड़ी तादाद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये इलेक्शन कमीशन किस हैसियत से इन इलेक्शन कमीशन को इन इलेक्शंस को सुपरवाइज करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि वोटर लिस्ट बनाने में इनकी पूरी तरह से इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तो क्या वो ट्रस्ट डेफिसिट इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया पर, और ये जो कह रहे हैं हम इलेक्शन ऑब्जर्वर लगवाएंगे, हमारे को तो बाहर से भी लोग बुलाते हैं और अपने इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाते थे वंस अपॉन अ टाइम। आज के दिन जो आपका मुकाम है, जब आपके अपने देश में मुकाम घटा हुआ है, तो आपका मुकाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कैसे बन सकता है? देखिए, you have to be first surely acceptable at home, then to become a guide for the globe to conduct elections. ये बात समझते नहीं है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वहां बैठते हैं, और जो इन्होंने इनके जो क्विड प्रो को हैं सरकार के साथ, वो जानती है दुनिया, हमको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और वे आरोप के स्तर पर हैं। लेकिन एक समय आएगा जब उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगी, कोई इंक्वायरी तो जरूर होगी। देखिए, समय जो है ना वो रुकता नहीं है किसी के लिए। वक्त से डरना चाहिए आदमी को, और कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त के कल और आज। तो बहुत पॉपुलर गाना है वक्त फिल्म का, जिसका पूरा स्टोरी लाइन इसी बात पे था कि इंसान को वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट में कुछ का कुछ हो जाएगा, मुकद्दर बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, दुर्ग जाती है। हम ये नहीं कह रहे, हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे कि आपका कोई नुकसान हो, लेकिन हम इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कम से कम हमारे देश की इलेक्शन व्यवस्था का नुकसान ना करें, और जितना आपने कर लिया उसको बंद कर दें। तो ये तो हम लोग जो भी कहते रहें, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सारी बातें आरोप के स्तर पे हैं क्विड प्रो को की, और आगे जाके प्रमाण भी मिल सकते हैं इसके। लेकिन मैं तो मानता हूं कि अगर दस्तावेजी प्रमाण नहीं है, तो बिहार का चुनाव हमें बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल, परिस्थितिजन्य प्रमाण देता है कि किस तरीके से
ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग के जरिए भाजपा प्रबंधन करती है। अब जैसे कि आप संदीप चौधरी के कार्यक्रम पे कल थे, मैं भी संदीप चौधरी के कार्यक्रम पे था आपके साथ में। जी जी। तो संदीप चौधरी ने एक आंकड़ा निकाल के और एक अंदेशा निकाल के हम लोगों के सामने रखा। उस कार्यक्रम में चूंकि बहुत से लोग थे, इसलिए ठीक से उस पर विचार नहीं हो पाया, और वो ये था कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में दो चरणों में सीटों का वितरण हुआ है, यानी एक चरण में जो 9 अप्रैल को वोट पड़ेंगे वो 152 सीटें हैं। दूसरे चरण में जहां पर बाद में वोट पड़ेंगे, 23 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, वो 142 सीटें हैं। और उन 142 सीटों में पिछली बार ममता बनर्जी ने 123 जीत ली थी, यानी करीब 80-90% सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली थी। तो क्या इसमें ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है कि ये सब जो चालाकी की गई है सीटों के चरणों को बांट के, उसके अंदर ममता बनर्जी को उनके अपने कैचमेंट एरिया में सीटें जीतने से रोकने की योजना भी हो सकती है ये, क्योंकि इस प्रकार की तिकड़म चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी मिलके करते रहते हैं। बिहार में हम लोगों ने कम से कम बिहार में तो देख ही लिया, मुझे पक्का यकीन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अगर तिकड़म ना होती और भाजपा ने गड़बड़ियां ना की होती तो भाजपा चुनाव हार जाती, लेकिन उसको इतना बड़ा बहुमत नहीं प्राप्त होता। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करते हुए एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पास्ट जजमेंट से डाइग्रेस करते हुए, अपने ही पास्ट जजमेंट से, जिसमें कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, उसमें पूरा जो नियंत्रण होता है, पूरा जो कंट्रोल होता है, वो इलेक्शन कमीशन का होता है। उससे पहले, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके वो जो वोटर्स लिस्ट में जो 50 लाख के करीब 60 लाख के करीब थे, अब शायद 10 लाख तक को उन्होंने केसेस डील कर लिए हैं, लेकिन जो 50 लाख अभी बचते हैं, पहला सवाल तो यह है, जो कल भी चर्चा हुई, कि क्या 50 लाख को दुरुस्त करने के लिए आने वाले जो 2-1 हफ्ते में जो जितना भी समय बचा है इलेक्शन होने में, उतने समय में हो सकता है क्या? फिजिकली पॉसिबल है क्या? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि सुप्रीम कोर्ट जिसने ऑलरेडी इस प्रोसेस में हस्तक्षेप किया है, किसी ठोस आधार पे किया है, यही जान ठोक बजा के पहचान के जान के कि जो विपक्ष की जो आरोप है वो सही है या गलत है, तो जाहिर है उनको प्रमा फेसी ही उनके आरोप सही लगे, जब भी ऐसे हस्तक्षेप करके उन्होंने जुडिशियल अथॉरिटीज के तत्वावधान में इन वोटनाइज करने का उन्होंने दे दिया उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर यहाँ पर ऐसी बड़ी धांधली है, जैसा कि सजेशन है कि जो सेकंड फेज में इलेक्शन होंगे और वो जो ऐसी जगह पे हो रही है, which are the citadels, which are the strongholds of TMC, अगर वहां पर कुछ गड़बड़ करने की चेष्टा है, तो सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है आज के दिन टू इंटरवीन एंड गेट द सिचुएशन करेक्टेड। ये उनका दायित्व बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और मैं ये मानता हूं कि ये इलेक्शन कभी भी ईमानदारी से नहीं होगा अगर इसमें सर्वोपरि पोजीशन इलेक्शन कमीशन की रहेगी। दिस इलेक्शन शुड बी डन, शुड बी कैरिड आउट ऑन द वॉच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि कई ऐसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने तत्वावधान में अपनी निगरानी में करवाती है। नॉर्मली लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स के हाथ में होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी ये जो इन्होंने लगाए हैं जजेस, वो अपनी स्पेशल पावर्स इस्तेमाल करके कानून के तहत, संविधान के तहत उन्होंने ये किया है। स्पेशल पावर्स जब भी इस्तेमाल होती हैं फॉर इंश्योरिंग कंप्लीट जस्टिस। और कोर्ट साहिबान, जजेस साहिबान, हम आपसे निवेदन करते हैं टू इंश्योर complete justice, to ensure complete transparency and fair play in these elections, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन के मध्य में, उसके दौरान कोई धांधली हो रही है तो। और इसमें अगर एक पूरे खित्ते को, एक पूरे लॉक स्टॉक एंड बैरल अगर रीपोलिंग भी करवानी पड़े तो उनको करवानी चाहिए, क्योंकि
अगर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था रहनी है तो जिस जरिए से लोकतंत्र चलता है और बनाया जाता है, अगर वो जरिया ही विशिएटेड है, वही पोल्यूटेड है, उसी में धांधली है, तो फिर किस काम का ये लोकतंत्र और कैसा ये लोकतंत्र, कितना नायाब है यह लोकतंत्र, कितना है ये लोकतंत्र, ये सवाल हैं बड़े। और इन सब के चलते सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि अच्छा होता अगर गणेश कुमार जी रुखसत हो जाते, खुद से चले जाते, अपनी भी इज्जत बचा लेते और इस देश के लोकतंत्र की भी इज्जत बचा लेते। लेकिन आज के दिन जिसका संवैधानिक दायित्व है लोकतंत्र की रक्षा करना, वो आज के दिन खुद इस लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है एक बड़े तबके के द्वारा इस देश के, जो कि ऑपोजिशन के समर्थक है। और उनके बाहर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन को रुखसत होना चाहिए, इसकी जगह कोई और इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए। तो वो तो लंबा प्रोसेस है और वो कुछ होगा नहीं इलेक्शन के बीच में, मैं जानता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे जो फाइनल जजमेंट देना है वो भी उसने मुलतवी किया हुआ इलेक्शन के बाद तक का। आप मुझे बताइए, आप बताइए ना। देखिए इससे तो बिहार पे क्या ही नहीं आया अभी तो बिहार पे ही नहीं आया जजमेंट। यही तो कह रहा हूं भाई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब बिहार पे नहीं आया, एसआईआर के प्रोसेस पे नहीं आया, उसकी लेजिटिमेसी पे, मतलब वो एसआईआर का जो प्रोसेस है वो सही है या गलत है, जो भी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआईआर होनी चाहिए। इलेक्टोरल रोल्स हैव टू बी क्लीन्ड अप, इसमें दो राय नहीं है, इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हम। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, वी आर क्वेश्चनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस through a constitutionally mandated thing is carried out. हम ये कह रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपने कहा, देखिए, जब 190 से ज्यादा सांसद इनके इम्पीचमेंट के, इनको हटाने के महाभियोग के ऊपर दस्तखत कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में इनके ऊपर भरोसा न करते हुए वहां पर जजों की नियुक्ति कर दी है, तो इसका तो मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को छोड़कर, यानी एनडीए को छोड़कर, बाकी सारा देश, बाकी पूरे भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका और भारत की विधायिका के ज्यादातर सदस्य जो है वो इनके खिलाफ हैं और इनको चाहते हैं कि जी, एक इलेक्टेड स्पीकर ने अपने आप को इस प्रोसेस, जब उसके खिलाफ महायोग का प्रस्ताव, उसका नो कॉन्फ्रेंस आया, उसने उस प्रोसेस से रिक्यूज कर लिया अपने आप को। इलेक्टेड स्पीकर है, डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस का इलेक्टेड स्पीकर, उसका रुआब लोकतंत्र में इलेक्शन कमिश्नर से कहीं ज्यादा है। इलेक्शन कमिश्नर इज एन अपॉइंटेड पर्सन, नॉमिनेटेड इन अ वे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज से नहीं हो रहा, शुरू से हो रहा है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन जो पहले भी अपॉइंटेड हुए हैं उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठे हैं और कुछ ऐसे भी हुए हैं जो खरे सोने के बने हुए थे। लेकिन ये जो अब अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर है, अनलाइक द स्पीकर, ही इज अनविलिंग टू रिक्यूज हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रोसेस। इसको इस प्रोसेस से अपने आप को जुदा कर लेना चाहिए था। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अभी भी इसके पास लगता है जो काम इसको दिया गया है, संविधान की परिधि के बाहर वाला काम, वो इसको पूरा करना है। मेरा ये मानना है, मैं कठोर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश के आवाम को, इस देश की संस्थाओं को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अगर वो राह से भटकती हैं तो सख्त से सख्त शब्दों में उनको सुनाया जाना चाहिए कि आप भारत के लोकतंत्र को कुएं में धकेलना चाहते हो और वो आपको नहीं करने दिया जाएगा। आज नहीं तो कल आपकी जवाबदेही बनेगी। बिल्कुल ठीक। अब आपने जो बात रखी है और कल भी जो हम लोगों ने चर्चा की थी, उससे ये निकल कर आता है, मोटा मोटा मैंने जोड़ बाकी किया, लगभग 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच मतदाता पांचों राज्यों के अंदर उनका वोट डालने का अधिकार खतरे में है। जैसे कि केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे मतदाता गल्फ में हैं, लाखों मतदाता गल्फ में हैं। अब आप सोचिए कि अगर वो गल्फ में हैं और वहां युद्ध हो रहा है, युद्ध में वो फंसे हुए हैं, वो कैसे वोट डालेंगे,
क्या चुनाव आयोग के पास उनके लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम है? चुनाव आयोग ने तय कर लिया है मनी मन, भले घोषणा नहीं की हो, कि क्या वो लोग अगर नहीं आ पाए हिंदुस्तान वोट डालने के लिए, तो क्या वो डाक के जरिए अपने वोट डालेंगे? इतने बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट कभी भी नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा होता है तो ये भी उनके देखिए अभय जी, हुँ, अगर वो वोट नहीं डाल पाते हैं और उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव मेथड इजाद नहीं किया जाता है, ऑफर नहीं किया जाता है, हुँ, then it amounts to veritable disenfranchising of such a big mass of people. बिल्कुल। इतने बड़े तबके का, इतने बड़े काउंट में जो वोटर्स वॉर टाइम में बाहर फंसे हुए हैं, अगर वो वोट नहीं डाल पाते हैं, तो ये उनकी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का नमूना है। हाँ, करीब 30-35 लाख वोटर हैं तमिलनाडु केरल के मिलाकर। जी, और वो जो इलेक्शन में जा रही हैं स्टेट्स, क्या इस पे तवज्जो दी? इस पे कोई बातचीत हुई? लोग कहते हैं जी भाई इतनी अप्रैल को जब तक असेंबली बननी है, मानता हूँ असेंबली बननी है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर नहीं लिया जा सकता था कि भाई इतने, इसके बाद ये जो स्टेट है इसमें केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहेगा और वो कोई डिसीजन जो है, अगर उसको कोई मेजर डिसीजन लेना होगा तो उसको एंडोर्स करवाने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म प्रपोज किया जा सकता था और ये फैसला हमारी पार्लियामेंट ले सकती थी। हमारे संविधान चुनाव युद्ध के बाद हो सकते थे। हाँ, हर मुश्किल से बाहर निकलने का हमारे संविधान में तरीका लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। क्या इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से बात की? क्या उन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टी से बात की, या सिर्फ एक व्यक्ति से बात की, या एक पार्टी में एक या दो व्यक्तियों से बात की? मेरा ख्याल है एक ही व्यक्ति से की होगी। और देखिए, बदकिस्मती देखिए कि मोशन ऑफ थैंक्स पे जो डिबेट हमारे पार्लियामेंट में होनी थी, जो नहीं हुई, जिनमें आरोप है कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया और जिसमें आरोप है कि नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, वहां उसके बाद अभी तक माननीय प्रधानमंत्री सदन में नहीं पधारे हैं। वो कार्यरत हैं, वो बिजी है इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो उनको तो पता था कि डेट्स कब होंगी, 100% पता होगा। He understood the short timeline before formal announcement of elections. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इस तरह से आप 1000 इलेक्शन जीत जाओ, लेकिन आपको इतिहास, आपको तारीख will not just judge you as the biggest and the most shining Democrat ever to have led this country. लोकतंत्र का सिपाही जो होता है ना, वो ऐसे नहीं बिहेव करता। लोकतंत्र के सिपाही का काम है हर वोटर का अधिकार सुरक्षित रहे, उस पे नजर रहे, और जो इलेक्शन कमीशन है जिसको संविधान के तहत ये काम दिया गया है, वो फुल इंडिपेंडेंस से, ऑटोनोमस तरीके से, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए, बिना किसी को आपकी अपनी कनखियों से देखते हुए फैसले ले। आज के दिन वो नहीं है। दिखावे के लिए भी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। आप मुझे बताइए जी, अरे कम से कम दिखावे के लिए तो उठा दो, कभी कभी नहीं उठाया आज तक। तो इसलिए ये मामला बड़ा ही संगीन है, और लोकतंत्र के जो पुराने विद्यार्थी हैं, आप जैसे, हम जैसे, देखिए हम किसी के व्यक्तिगत तरीके से खिलाफ नहीं है, ना आप है ना मैं हूं, लेकिन शब्द हम जब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमको लगता है कि स्थापित बनाई हुई परंपराएं जो हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, और अनुपालन क्या, उनका तिरस्कार हो रहा है, और उसके चलते लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। लोकतंत्र कमजोर तो होगा ही अगर इलेक्शन प्रोसेस पे अगर चर्चा के आखिर में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाता है कि जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, हम लोग तो या तो टीवी पे उठा रहे हैं या हम सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं और अखबार में लिख देंगे, इसके अलावा तो हम लोग और कुछ कर नहीं सकते। जो राजनीति है, ठीक है, विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ इंपीचमेंट ला रहा है और उसमें अगाऊ भूमिका तृणमूल कांग्रेस ने निभाई है,
बाकी सब लोगों ने उसको समर्थन दिया है। लेकिन कल जो उनका ज्ञानेश कुमार जी का जो प्रदर्शन था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि विपक्ष की तरफ से एक विश्लेषणात्मक और इस तरह की कोई बात, हम ये नहीं कह रहे हमारी वैसी बात वो करें, मतलब विपक्ष के पास अपना दृष्टिकोण हो सकता है, अपना मुकाम हो सकता है जहां पर खड़े होकर वो देखें, हम भी उससे सीखेंगे। हम उन्हें राजनीति करना थोड़ा सिखा सकते हैं, वो तो हम तो उसको देख के समीक्षा करते हैं। तो विपक्ष का दृष्टिकोण ज्यादा कुछ इसमें निकल के बहुत आ नहीं रहा है इसके अंदर, केवल इम्पीचमेंट के अलावा। देखिए ऐसा है कि विपक्ष में विपक्ष जो है परफेक्ट नहीं हमारे देश का। हमारा विपक्ष जो है जिस तरह से एक्सीजेंसीज में, क्राइसिस सिचुएशन में उसको अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, उसको एक बुलंद आवाज उठानी चाहिए, वैसे नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं, और अगर वो बुलंद आवाज करके उठाएंगे तो उन पे आरोप भी लगेगा कि आप संवैधानिक संस्थाओं को बेइज्जत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अभी ऑलरेडी प्रचार शुरू हो चुका है, कि भाई अभी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास लाए थे, अब हम इम्पीचमेंट जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ले आए, और पहले एक जज के खिलाफ भी लाने की कोशिश हुई थी। तो इनका तो काम ही है संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ उनकी अवमानना करना, उनके खिलाफ कैंपेन करना, एक तरह से थ्रू देयर नोटिफिकेशन, दीज पिटिशंस एंड थ्रू नो ट्रस्ट मोशंस एंड थ्रू इम्पीचमेंट मोशंस। मैं ये कह रहा हूं कि ये अवमानना नहीं होती है। जिस देश में ये प्रोसेस माना जा रहा है एज ए लेजिटिमेट प्रोसेस टू आर्टिकुलेट वंस ग्रीवेंसेस, वो लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ दिखाता है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन हमारा जो ऑपोजिशन है उसको बैठकर अब अपनी नियति को एक अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई अगर आप अलग अलग अपने अपने मफाद में काम करते रहोगे, अपने अपने फीफडम्स को बचाने में कार्यरत रहोगे, तो आपका सरमाया लुटेगा, और खासकर ऐसी स्थिति में जरूर लुटेगा जहां पर उसको लूटने के लिए संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं। ये आरोप है उनका अपना ही, अपना ऐसा आरोप है, तो उस आरोप के चलते आप उतने सजग क्यों नहीं नजर आ रहे? हम और आप बात कर रहे हैं, इससे आप सही फरमा रहे हैं, और आप भी विरले ही हैं, एक दो टीवी चैनल कर लेते हैं इन पे बात। बाकी जो गोदी मीडिया है वो तो गोदी इलेक्शन कमीशन से बड़ा खुश है, और वो तो ये कहता है कि अच्छा, उनको हर चीज बढ़िया लगती है। वो कहते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में जीत हो गई, फॉरेन पॉलिसी में सरकार की जीत डिक्लेयर कर दी। और जब उसका नुमाइंदा जो आयतुल्ला खमेनी का जो नुमाइंदा है दिल्ली में, उसने टीवी शो में, एक टीवी ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि हमने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए खोला है कि भारत के लोग हमें प्यार करते हैं, और उन्होंने इस लड़ाई के खिलाफ आवाज उठाई है, हम उनके चलते ये खोले हैं। उन्होंने हमारे किसी नेता का या सरकार का नाम नहीं लिया। तो आप भारत की जो अपनी हासिल की हुई, लोगों के जरिए जो हासिल की हुई दौलत है ऑफ क्रेडिबिलिटी और स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस इंटरनेशनली, आप सरकार के नाम नहीं देते हैं फट से। नॉर्मली सरकारों का उसमें सहयोग होता है, उनका कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आज के दिन शुरू से लेकर अभी तक जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है विज़ावी दी वॉर इन मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया और गल्फ एरियाज में, और जो ईरान के खिलाफ जो लड़ाई युद्ध जो शुरू हुआ, उसने हमें बहुत सोच के उनको समर्थन देना पड़ता है, ईरान को। और मैं मान सकता हूं कि हम हर किसी के साथ अपने संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन जब कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है भाई जी, कि आपका सुप्रीम लीडर कत्ल कर दिया जाए, असैसिनेट कर दिया जाए, और आपका जो एक देश जिसको आप मित्र देश मानते हैं, जिसके बड़े नेताओं ने अभी तक पब्लिकली उसकी भत्सा नहीं किया, आज तक जनरल टर्म्स में किया, ये कोई
हम तो खुद मुख्तार मुल्क है और हम तो नेशनल सॉवरेनिटी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, उसके हिमायती हैं। तो जब मुल्कों की सॉवरेनिटी भंग हो रही है और हम चुप रह रहे हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी सॉवरेनिटी कौन पूछ रहा है भाई? Where does the sovereignty of the election commission stand today? And when I say sovereignty, I mean that उनकी खुद मुख्तारी, उनकी ability to do their job without any interference. ठीक बात। तो बदकिस्मत है हमारा मुल्क की आज की, ये हमको आज ये दिन देख, आपकी हमारी जनरेशन जो है, जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। एब्सोल्युटली। हमको ये बुरा वक्त हमने सोचा नहीं था कभी कि हमको देखना पड़ेगा। और इसमें एक पक्ष की गलती नहीं है, विपक्ष की भी गलती है, लेकिन ज्यादा गलती सत्तारूढ़ दल की होती है, जो गवर्नमेंट की होती है, जो सत्तारूढ़ होती है, उसकी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत उम्दा हम लोगों ने चर्चा की और एक ऐसी समस्या पर हम लोगों ने अपनी उंगली रखी। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कल के अगर संदीप चौधरी के प्रोग्राम को हम लोग अपवाद मान लें तो एक नियम के तौर पर जो चर्चा होनी चाहिए मीडिया में, वैसी कोई चर्चा यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही। विपक्ष भी दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आपका ये सुझाव और बहुत एक मजबूत इसमें आलोचना भी निहित है कि ये चुनाव आयोग के नेतृत्व में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बेस्ट बेकरी के इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में हुई। जी जी।